हेलो स्टूडेंट्स, हम ट्वेल्थ हिस्ट्री का 9th चैप्टर कर रहे हैं। इस चैप्टर की ये 3rd वीडियो है और फर्स्ट 2 पार्ट्स में हमने पढ़ा था द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर एंड द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉनिकल्स, कैसे उनको बनाया जाता था, कैसे उनके अंदर इमेजेस को प्रिंट किया जाता था, ये सब। और फिर हमने जो है 2 उनके क्रॉनिकल्स के बारे में पढ़ा था, अकबरनामा एंड बादशाहनामा के बारे में, कि बादशाहनामा और अकबरनामा को कब स्टार्ट किया गया था, कितनी वॉल्यूम्स में इनको लिखा गया है और किस टाइम पीरियड को इनके अंदर मैंशन किया गया है। ओके, टुडे विल रीड अबाउट द आइडियल किंगडम। एक आदर्श राज्य के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि एक आदर्श राज्य क्या होता था और उसके लिए अपने किंगडम को एक आदर्श राज्य, एक आइडियल किंगडम बनाने के लिए एक किंग किन किन एफर्ट्स को करता था, वो सारी चीज़ें आज हम रिवाइज करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। अ डिवाइन लाइट, एक डिवाइन लाइट, एक दैवीय प्रकाश जो क्या होता था। मुगल जो क्रॉनिकल्स मिले हैं, बहुत सारे क्रॉनिकल्स में ऐसे बहुत सारे सोर्सेज मिले हैं जिनमें ये पता चलता है कि जो मुगल किंग्स के पास जो पावर होती थी वो डायरेक्टली गॉड से उनके पास आती थी। उन्हीं में से एक स्टोरी, एक लीजेंड्स हमें देखने को मिला है मंगोल क्वीन अलान कुआ के बारे में। अलान कुआ की जो कहानी है, अलान कुआ एक्चुअली बेटा जो मंगोलों के फाउंडर थे चंगेज़ खान, उनकी मदर थी। अलान कुआ के बारे में स्टोरी बताई गई है कि अलान कुआ जब एक दिन अपने टेंट के अंदर रेस्ट कर रही थी तो सन के एक रेज से वो प्रेग्नेंट हो जाती है और जो उसके बाद उनका जो बेटा पैदा होता है, जिस बच्चे को वो जन्म देती हैं, उसके अंदर डिवाइन लाइट थी, यानी कि भगवान का प्रकाश उसके अंदर था। और फिर उसके बाद ये डिवाइन लाइट जनरेशन टू जनरेशन पास होती चली गई थी। ओके, अबुल फजल ने इस डिवाइन लाइट के बारे में लिखा है कि ये डिवाइन लाइट सबसे पहले मुगल किंग्स को मिलती है, उसके बाद वो जो है इस डिवाइन लाइट को अपनी जनता के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओके, उसको ये आइडिया कहाँ से मिला है? एक ईरानी सूफ़ी सिहाबुद्दीन सुहारवर्दी, ईरानी सूफ़ी सिहाबुद्दीन सुहारवर्दी ने इस चीज़ को मेंशन किया था। सबसे पहले उन्होंने इस चीज़ के बारे में मेंशन किया था कि सन जो है गॉड को ही सिंबलाइज करता है। सन की जो लाइट होती है वो गॉड की ही लाइट होती है। उन्होंने बताया था, उन्होंने ये मेंशन किया था कि सन की लाइट जहाँ सबसे पहले पड़ती है उन चीज़ों को लाइट, डिवाइन लाइट बहुत ज़्यादा मिलती है, यानी कि उनके पास पावर ज़्यादा होती है। और उसके बाद सन की लाइट जो है धीरे धीरे जिनके ऊपर गिरती जाती है वो पावर भी कम होती चली जाती है। सी दिस एक्सट्रैक्ट बेटा, ये एक्सट्रैक्ट जो है सुहारवर्दी के ही एक राइटिंग से लिया गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है? सुहारवर्दी ने यहाँ पे लिखा है कि जो सन है वो गॉड के जैसा ही है, गॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है और सनलाइट जहाँ पर गिरेगी वहाँ पर गॉड की लाइट गिरने वाली है। सुहारवर्दी की राइटिंग्स को इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता था, यानी कि इस्लाम के जितने भी लोग थे, ये मुस्लिम्स जितने भी लोग थे, ये सुहारवर्दी की राइटिंग्स को बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। शेख मुबारक, द फादर ऑफ अबुल फजल, शेख मुबारक ने ये सुहारवर्दी की कहानियों को अपने दोनों सन फैज़ी और अबुल फजल को बहुत ज़्यादा सुनाया करते थे और फिर इस अबुल फजल ने इस आइडिया को अपनी बुक आईने अकबरी में भी, अकबरनामा में भी मेंशन किया है। ओके, सो यहाँ पर ये शो कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से जो है ये गॉड की लाइट पहले मुगल एम्परर्स के पास थी और फिर जो है मुगल एम्परर से धीरे धीरे ट्रांसफ़र होती हुई वो जनता के पास चली जाती है। बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स भी हैं मुगल क्रॉनिकल्स में, इवन मेनली इन बादशाहनामा में बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी जिनमें ये दिखाया गया है कि इन मुगल एम्परर्स के पास डिवाइन लाइट होती थी। सी दिस राउंड सर्कल बेटा, यू कैन सी, ये जो है डिवाइन लाइट को शो करता है और ये आइडिया इन्होंने कहाँ से? ईसा और वर्जिन मैरी, क्राइस्ट और वर्जिन मैरी की जो पिक्स थी उनसे लिया है, क्योंकि क्राइस्ट और वर्जिन मैरी की पिक्स के पीछे ही भी ऐसी ही डिवाइन लाइट दिखाई गई थी। वर्जिन मैरी क्राइस्ट की मदर थी, सो दोनों के पिक्स के पीछे जो है ऐसी ही डिवाइन लाइट्स दिखाई गई थी। सो ये डिवाइन लाइट लेने का आइडिया इन्हीं से लिया गया है, जो क्या शो करती थी कि इन मुगल एम्परर्स के पास डिवाइन लाइट होती थी। ओके, नेक्स्ट वन इज अ यूनिफाइंग फोर्स। यूनिफाइंग फोर्स मीन्स एकीकरण करने का स्रोत, इकट्ठा करना, कि मुगल एम्परर में जितने भी लोग थे, चाहे वो किसी भी रिलीजियस से रिलेट रखते हैं, वो सभी के सभी इकट्ठे थे, एक ही थे, उनके अंदर किसी टाइप का कोई भी डिफरेंसेस नहीं होते थे।
ये आईने अकबरी में लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था। बहुत सारे सोर्सेज ऐसे भी मिले हैं जो दिखाते हैं कि मुग़ल इंडिया में दूसरे धर्मों के लोगों के साथ किस तरह से बैड बिहेवियर किया जाता था। बट यहाँ पर जो मेंशन किया गया है वो यही बताता है कि मुग़ल क्रॉनिकल्स ये चीज़ प्रेजेंट करते हैं कि मुग़ल एम्पायर में बहुत सारे धर्मों के लोग इकट्ठे मिलकर रहा करते थे, जैसे हिंदू, जैनिस, जोरोस्ट्रियंस एंड मुस्लिम्स। सभी लोग जो हैं इकट्ठे ही रहते थे। एज द सोर्स ऑफ द पीस एंड स्टेबिलिटी द एम्परर स्टूड अबव ऑल द रिलीजियस एंड एथनिक ग्रुप्स। और सभी तरह की शांति और पीस और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए बादशाह ने सभी धर्मों को फ्रीडम दी थी कि वो किसी भी तरीके के अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। किसी के ऊपर किसी टाइप का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अपने धर्मों को वो अपना सकते हैं। उनसे रिलेटेड रिलीजियस प्रैक्टिसेस जितने भी होते हैं, लाइक हिंदू अगर मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाना, पूजा करना, वो सारे के सारे काम कर सकते हैं। बट ये सब करते हुए उन्हें एक बात का ध्यान रखना होता था कि दे डिड नॉट अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, कि वो राज्य को किसी टाइप की कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे और आपस में एक दूसरे के साथ लड़ेंगे नहीं, कि सभी इकट्ठे रहो, अपने अपने धर्मों का पालन करो, अपने इंस्टीट्यूट बनाने हैं इंस्टीट्यूट बनाओ, टेम्पल्स बनाने हैं और स्कूल्स खोलने हैं अपने धर्म से रिलेटेड, वो सभी काम करो, लेकिन एक दूसरे से फाइट नहीं करोगे और राज्य को किसी भी टाइप की कोई भी हानि नहीं पहुंचाओगे। ओके, द आइडियल ऑफ सुलह कुल वॉज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द स्टेट पॉलिसीज। जो सुलह कुल का जो आइडिया था वो स्टेट पॉलिसीज पर भी इम्प्लीमेंट किया गया था। कैसे कि जो भी मुगल्स के अंदर जितने उनके बहुत सारे नॉबिलिटीज़ ऐसे थे जो अलग अलग धर्मों को मानने वाले और अलग अलग प्लेसेस से आए थे, जैसे कि ईरानियंस, तुरानियंस, अफानीस एंड राजपूत, डकनीस, ये सभी लोग अलग अलग प्लेसेस आए थे और सभी को मुग़ल कोर्ट में अलग अलग पोस्ट भी दी थी। उनको पोस्ट के उनके पोजीशन किस चीज़ पर बेस रखती थी? बेसिस ऑन देयर सर्विस एंड लॉयल्टी ऑफ द किंग, कि वो किंग के प्रति कितनी लॉयल्टी रखते हैं और किंग को अपनी कितनी सेवाएं देती है, उस बेस पर उनकी पोजीशन को रखा जाता था। हालांकि ऐसा नहीं था कि हिंदू लोगों को यहाँ पर पोस्ट अच्छी नहीं दी जाती थी। बहुत सारे ऐसे हिंदू नॉबल्स थे जिनको बहुत सारी अच्छी पोस्ट दी गई थी इन मुग़ल इंडिया में, मुग़ल एम्परर्स के अंडर। ओके, फर्दर अकबर एबोलिश द टैक्स ऑफ द पिलग्रिमेज इन 1563। जो दूसरे धर्मों के लोग मुग़ल इंडिया में रहते थे उनके ऊपर बेटा पिलग्रिमेज यानी कि उनकी तीर्थ यात्रा करने के ऊपर टैक्स लगाया जाता था, जो लोग ये तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते थे। लेकिन 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा पर लगने वाले इस टैक्स को हटा दिया था और 1564 में उन्होंने जजिया टैक्स को भी हटा दिया था। जजिया टैक्स भी एक धार्मिक टैक्स होता था कि जो हिंदू लोग थे, हिंदू लोग इसको पे करते थे। जो हिंदू लोग थे वो मुग़ल इंडिया में रहने की वो स्वतंत्र रहें और अपने प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, उन सब चीज़ों के लिए उन्हें मुग़लों को टैक्स देना पड़ता था, जिसको जजिया टैक्स कहा जाता था। सो मुग़ल ने तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए जो टैक्स लगता था और जो जजिया टैक्स था उनको दोनों को एबॉलिश कर दिया था, हटा दिया था, क्योंकि ये दोनों टैक्स किस चीज़ पर बेस्ड थे? रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को शो करते थे, उसी के ऊपर बेस्ड थे। इसीलिए कि मुग़ल इंडिया में किसी टाइप की रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन शो ना हो, इसके लिए जो है कि अकबर ने इन दोनों टैक्सेस को एबॉलिश कर दिया था। ओके, अब जो है मुग़ल जो एम्परर्स थे वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ मॉस्क को बनाने के लिए ही ग्रांट दिया करते थे। मुग़ल एम्परर्स टेम्पल्स को बनाने के लिए और दूसरी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए भी ग्रांट देते थे। अगर कोई टेम्पल वॉर के दौरान डिस्ट्रॉय हो जाता था, डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द वॉर, उसके लिए भी, उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसकी रिपेयर के लिए भी वो लोग ग्रांट दिया करते थे। ये सारी चीज़ें शाहजहाँ और औरंगजेब के शासनकाल में हमें पता चलती हैं। हालांकि ड्यूरिंग द रेन ऑफ द औरंगजेब, बाद में औरंगजेब के शासनकाल में जजिया कर को फिर से लगा दिया गया था नॉन मुस्लिम्स के ऊपर। ओके, नेक्स्ट वन इज जस्ट सोवर्सिनिटी एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सामाजिक अनुबंधन के रूप में न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता, यानी कि जनता का उसमें क्या रोल था? जो ये न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता, जस्टिस सिस्टम जो बनाया गया था, उसमें जनता किस तरह से रहती थी?
अबुल फजल ने जो ये सॉवर्जिनिटी थी इसको परिभाषित करते हुए वो कहता है कि बादशाह अपनी जो ये एम्परर होते थे अपनी सब्जेक्ट्स के, अपनी जनता की 4 चीज़ों की वो प्रोटेक्ट करते थे। और वो कौन कौन सी चीज़ें थी? लाइफ, ऑनर, फेथ एंड प्रॉपर्टी। विच वन? लाइफ, प्रॉपर्टी, ऑनर एंड फेथ। इन चारों चीज़ों को किंग के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता था और इसके बदले में किंग उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता था कि राजा के द्वारा, किंग के द्वारा चलाए गए जितने भी नियम हैं उन सब नियमों को लोग अच्छे से फॉलो करें। ओके, मीन्स लेना और देने वाला सिस्टम यहाँ पर था। सी हियर, यहाँ पर एक जस्टिस का ही एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि जहांगीर शूटिंग द फिगर ऑफ द पॉवर्टी, जहांगीर पॉवर्टी के फिगर को, दीन दरिद्रता के फिगर को शूट कर रहा है। पेंटिंग बाय द आर्टिस्ट अबुल हसन, अबुल हसन ने इस पेंटिंग को पेंट किया है। यहाँ पर क्या दिखाया गया है? सी, यहाँ पर ये हेवन दिखाया गया है। हेवन में 2 एंजल्स हैं जो कि किंग जहांगीर को क्या दे रहे हैं? अपना डिवाइन लाइट दे रहे हैं। और किंग जहांगीर इस दरिद्रता को, पॉवर्टी को क्या कर रहा है? शूट कर रहा है। यहाँ पर ये चीज़ क्या दिखाई गई है कि वो सिग्निफिकेंस है इस चीज़ के लिए कि जो ह्यूमन बीइंग के अंदर जितनी भी कमियां होती हैं उस चीज़ को मार रहा है जहांगीर यहाँ पर। और उस यहाँ ये दिखाई गई है पीस ऑफ चेन, दिस इज़ पीस ऑफ चेन जो कि सोने की बनी हुई थी। जहांगीर का जब असेशन हुआ, असेशन क्या होता है बेटा? राज्य अभिषेक, यानी कि जहांगीर को जब किंग बनाया गया, एम्परर बना, सो सबसे पहला उसका जो काम था वो इसने किया था पीस ऑफ चेन, सॉरी चेन ऑफ पीस को बनाया था। ये चेन ऑफ पीस क्या दिखाई गई है कि हेवन से आई है। ओके, स्वर्ग से आती हुई दिखाई गई है। ये चेन ऑफ पीस सोने की बनी हुई थी जिसकी लेंथ 30 गज थी और इसके ऊपर 60 बेल्स बनी हुई थी। इसको बनाने का पर्पस क्या था कि जो जस्टिस में जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो ऑफिसर्स लगे हुए हैं, अगर उनके पास टाइम नहीं है या फिर किसी वजह से वो लोगों की शिकायतें नहीं सुन पाते हैं तो लोग यहाँ पर, जनता यहाँ पर आकर इस चेन को खींच सकती थी और इस चेन के थ्रू किंग को पता चल जाता था कि लोगों की बातों की सुनवाई नहीं हो रही है और वो लोगों की सुनाई करते थे और इस तरह से जनता को न्याय मिलता था। यानी कि जनता का न्याय करने के लिए उन्होंने ये चेन बनाई थी। सबसे पहला काम जहांगीर ने अपने थ्रोन पर बैठते ही, यानी कि किंग बनते ही, सबसे पहला काम यही किया था। और भी बहुत सारे सिंबल्स ऐसे दिखाए गए हैं जिनसे पता चलता है जस्टिस के बारे में। फॉर एग्जाम्पल दिस वन सिंबल, आप देख सकते हैं ये सिंबल। इस सिंबल में आपको क्या दिखाई दे रहा है? लायन और गॉट दोनों ही इकट्ठे बैठे हुए हैं, जिसका क्या मीनिंग है कि चाहे वो कोई स्ट्रॉन्ग है चाहे कोई वीक है, सभी एक साथ मिलकर पीस, शांति से साम्राज्य में रहते थे। कि स्ट्रॉन्ग जो है, स्ट्रॉन्गर जो है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा है और वीकर जो है वो स्ट्रॉन्गर से डर नहीं रहा है। यहाँ पर पीस और हार्मनी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। कॉर्ड सीन्स फ्रॉम द इलिस्ट्रेटेड बादशाह नामा, बादशाह नामा में जितने भी कॉर्ड सीन इलिस्ट्रेट किए गए हैं, दिखाए गए हैं, उन सब में क्या दिखाया गया है कि जो किंग का थ्रोन था, किंग की जो गद्दी थी, उसके नीचे जो नीचेज होते थे, नीचेज आप कह सकते हैं शोकेस टाइप। अगर आप किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग में गए हों बेटा तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे शोकेस टाइप बड़े बड़े से आले बने हुए होते हैं, आले टाइप में बने हुए होते हैं और उनमें किंग्स के स्कल्पचर्स या दूसरी पेंटिंग्स रखी हुई होती हैं, तो उन्हें नीचेज कहा जाता है। सो बादशाह नामा में जितने भी कोर्ट के सीन दिखाए गए हैं उन सभी के कोर्ट्स के सीन में ये पिक्चर जरूर दिखाई गई है कि थ्रोन के नीचे ये जो नीचेज होते हैं उन पर जो है ये पिक बनी हुई थी। सी यहाँ पर देखिए, ये उसका थ्रोन है, किंग अपने थ्रोन पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर नीच बना हुआ जो ये काला सा बना हुआ है उसमें लायन और यहाँ काऊ दिखाई गई है। लायन और काऊ, हालांकि ये भी दोनों पीस को ही शो कर रहे हैं, लायन और काऊ दिखाई गए हैं जो पीस को शो करते थे। मीन्स मुगल इंडिया में सभी लोग एक साथ मिलकर रहते थे, शांति से रहते थे, किसी टाइप का कोई भी झगड़ा नहीं होता था। ये जो है मुगल क्रॉनिकल्स में ऐसे बहुत सारे सोर्सेस दिखाई गए हैं। ओके बेटा, आई होप यू क्लियर ऑल द थिंग्स। टुडे विल डू अप टू हियर, नेक्स्ट पार्ट विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज शेयर and like my videos and subscribe my channel. Okay, thank you, bye bye, keep learning.